हेलो। तो आज फिर से हम लोग करेंगे। आज का जो सवाल होगा वो क्या होगा, एक बार देख लीजिए। आज का जो हमारा सवाल होगा, अब बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के जो भी बच्चे हैं जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, कक्षा 10 के आप छात्र हो या छात्रा कोई भी हो, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह आज का जो क्लास होगा, आज का ही नहीं, हमारे यदि YouTube चैनल पे आप जुड़े हुए हैं, लगे हैं, देख रहे हैं वीडियो को, तो आपके लिए अच्छा ही होने वाला है। क्योंकि हम लोग परीक्षा में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को ही हम लोग सॉल्व करवाते हैं। तो यह बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, विशेषकर ऑब्जेक्टिव को लेकर हमारी अभी क्लास चल रही है। एग्ज़ाम नज़दीक है तो हम लोग ऑब्जेक्टिव बहुविकल्प प्रश्नों को हम लोग हल करा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखें। आज हम लोग शुरू करेंगे सवाल को, तो आइए समय को देखते हुए सवाल शुरू करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग बिल्कुल सारा ट्रिकली सोल्यूशन होगा, और हम लोग आज करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सवाल। क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा। क्या होगा एक रैखिक समीकरण का घात? अच्छा, रैखिक समीकरण समझते हैं कि नहीं समझते हैं? रैखिक समीकरण जान रहे हैं? दिवाकर जी, आप रैखिक समीकरण को जानते हैं कि नहीं जानते? रैखिक समीकरण का घात हमेशा एक होता है, ये आप नोट कर लीजिए, कहीं पे नहीं लिखे हैं तो आप लोग लिख लीजिए। रैखिक समीकरण का घात कितना होता है? एक। और घात कभी याद रखिएगा, किसी का भी घात ना तो कभी आधा हुआ है, ना तो घात 1/2 होगा। यदि घात 1/2 हो गया तो 1/2 रूट के बराबर हो जाता है, और माइनस भी नहीं होगा। यदि कहीं पे भी जड़ व्युत्क्रम में हो गया है, तो यदि इसको सुल्टा करेंगे अर्थात सीधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? यह एक क्या हो जाएगा? यहां पे माइनस में हो जाएगा। तो कोई भी घात माइनस में नहीं होगा, कोई भी घात माइनस में नहीं होगा। और जब माइनस में घात नहीं होगा तो याद रखिएगा, क्या याद रखना है? माइनस में भी नहीं होगा और कोई भी घात आधा नहीं होता। तो विशेषकर बात करें तो घात होता है पूर्णांक में। किसमें होता है? पूर्णांक में। आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा, सर पूर्णांक किसे कहते हैं? तो पूर्णांक मैं आपको बता देना चाहूंगा। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। पूरा अंक का मतलब जैसे आपने देखा यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 पूरा अंक तो नहीं, ये तो अधूरा है। इसको आप भाग देंगे तो 0.5 निकलेगा। तो पॉइंट में ना आए, बटा में हो। अब जैसे मान लीजिए 4/2 हो, तो 4/2 है तो इसको हम अधूरा थोड़ी करेंगे, क्योंकि इसमें तो पूरा पूरा भाग लेके एक पूर्णांक निकल के आ रहा है 2। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक, दशमलव में ना हो, दूसरे शब्दों में आप समझ लीजिए, दशमलव में ना हो उसे ही पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक में होना चाहिए, घात हमेशा पूर्णांक में हो। और क्या हो? धनात्मक हो। क्या हो? धनात्मक हो। धनात्मक का मतलब आपको समझना चाहिए कि धनात्मक क्या होता है। धनात्मक का मतलब होता है प्लस में हो, माइनस में ना हो। जैसा कि आपने यहां देखा 1/x था, जब हमने x को ऊपर किया, जब इसको हम लोगों ने फिर से सीधा करने का काम किया, पहले तो व्युत्क्रम था 1/x, ये व्युत्क्रम था। जब हमने सीधा किया क्या हुआ? पहले इसका घात किसमें था? 1 था। घात कितना था? नहीं, कुछ तो किसी भी संख्या के ऊपर 1 छुपा रहता है। कितना घात छुपा रहता है? आप कहेंगे सर 1 घात छुपा रहता है, चाहे दुनिया की कोई भी संख्या हो ना, उस पर 1 छुपा रहता है। जब यदि हम इसको 1 है, इसको यदि उल्टाएंगे हम लोग 1/x करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? मतलब जैसे किसी चीज को उल्टाते हैं तो हमारा ये प्लस वाला क्या बन जाता है? माइनस में। यदि 1/x में घात ऐसा रहे 1, यदि इसको भी उल्टाएंगे तो इसमें घात क्या हो जाएगा? तो आपने देखा हम लोगों ने इसको उल्टाया, तो उल्टाया तो क्या हुआ? प्लस माइनस में हो गया। तो मोटा मोटी ये आप समझ लीजिए। इसमें मैं टाइम ले रहा हूं, आप देखेंगे कि सर आपने लिखा है ओनली ट्रिकी सॉल्यूशन, और इतना लंबा एक ही सवाल में टाइम लीजिएगा तो ये हमारा तो वैसे ही टाइम खत्म हो जाएगा। नहीं, टाइम आपका एक्स्ट्रा नहीं लिया जा रहा, आपको समझाया जा रहा है कि ऐसे 50 सवाल आप कर लीजिएगा, उसके बाद समय नहीं लगेगा। तो आप अब चलिए सवाल में आते हैं। क्या लिखा है? एक रैखिक समीकरण का घात होगा। तो कोई भी रैखिक समीकरण है उसका घात हमेशा नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं दिमाग के कहीं कोने में, इसको सेट कर लीजिए। रैखिक समीकरण का घात 1 होता है। कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। 0 नहीं होता।
जीरो नहीं होगा, क्योंकि यदि किसी भी संख्या पे घात आप जीरो रखते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है? एक। कोई भी संख्या हो, चाहे आप 1000 पे भी यदि जीरो रख दें तो इस पूरे का मान कितना निकल जाता है? एक। तो n पे यदि घात हम जीरो रखें तो इसका मान कितना हो जाता है? एक हो जाता है। n मतलब कोई भी संख्या, किसी भी नंबर पे यदि घात आप क्या रखते हैं? घात पे जीरो रखते हैं तो उसका मान एक हो जाता है। तो कुल मिला के आपने सीखा कि रैखिक समीकरण का घात एक होता है। बढ़िए, आगे अब फटाफट सवाल करते हैं। क्या लिखा है कि दो चर x y में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस में c बराबर में जीरो के कितने अधिकतम हल संभव है। यहां पे ये पूछा है कि चर है, क्या है? x और y क्या है? चर है। चर है तो x का और y का मान कुछ भी हो सकता है। जैसे x में हम लोग 1 2 डॉट 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 n तक, y का भी मान यदि लिखें तो 1 2 और कहां तक n। अब कुछ बच्चों को यह समस्या आती है कि n क्यों लिखा जा रहा है? n का मतलब कोई भी संख्या, चलते चलिए आप अनंत तक। तो आप यहां पे x का मान और y का मान रखते चलिएगा, इसका एक रखिएगा, इसमें भी एक रखिएगा, आंसर निकलेगा, फिर दो रखिएगा, दो रखिएगा, आंसर निकलेगा। मतलब इसके बहुत सारे हल होते हैं। हम दूसरे शब्दों में कहें, ऐसे सवाल के अनगिनत हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनगिनत हल होते हैं, बिना गिनती के बहुत सारे हल होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या सवाल है ये? अब इस सवाल को देखिए, यदि x बराबर √7 प्लस 4 √3 हो तो 1 प्लस x प्लस 1/x का मान क्या होगा? इसको बिल्कुल आसानी से कर लीजिए। आगे जो संख्या है और उसके पीछे के संख्या में घटा दीजिए और उसका आंसर निकलेगा 4, और ऑप्शन नंबर ए आप कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे ठीक, अगला सवाल करते हैं। अब ये चौथा सवाल है, इसको देखिए। लिखा है कि यदि 2k माइनस, देखिए क्या लिखा है, 2k माइनस 1 कोमा k समीकरण इसका एक हल है तो k का मान क्या होगा? पूछा है k का मान क्या होगा। अच्छा, इसी का एक हल है, इसी का क्या है? एक हल है। तो हमसे ये पूछा है कि k का मान क्या होगा। यदि 2k माइनस 1 इंटू k समीकरण 10x माइनस 9y बराबर 12 के हल हो, इसके हल हो तो k का मान क्या होगा, ये पूछा है। k की जगह पे क्या होगा, इसके हल क्या है एक बार ध्यान दीजिएगा। तो 2k माइनस 1 कोमा में k, तो ये किसके हल हैं ये बताइए। ये किसके हल हैं? 10x माइनस 9y और 12 के हल हैं। तो कहीं ना कहीं एक x का मान होगा, एक y का मान होगा, होगा कि नहीं होगा? इसमें से एक x का मान होगा, एक y का मान होगा। तो इसके ये हल हैं। इसमें ये पूछा कि k की जगह पे क्या आएगा और y की जगह पे क्या आएगा। तो अब आप यहां पे देख लीजिए, हम लोग इसको वैसे कर सकते हैं। k की जगह पे मान लीजिए एक रखिए, बाय ऑप्शन हम लोग इसको करते हैं। कैसे करते हैं? यदि बाय ऑप्शन हम लोग करते हैं, k की जगह पे एक बार एक रख के देखते हैं। k की जगह पे जब एक रखेंगे तो कितना हो जाएगा? एक। यहां भी कितना हो जाएगा? एक। सपोज करिए यहां k का मान दिया है, किसका मान दिया है? तो एक साइड जो आप यहां देख रहे हैं, एक साइड तो x का मान है, और ये जो देख रहे हैं यह किसका मान है? y का मान है। बहुत ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, जितना बड़ा हम लोगों ने इसको समझा है। छोटी चीजों को हम लोग झूठ मूठ में बड़ा का दर्जा दे देते हैं, जब वैसा नहीं है। तो हर जगह जितने भी आप चार ऑप्शन देख रहे हैं, सब में k का मान लिखा है। किसका मान है? k का मान। आइए, k का मान दिया, लेकिन हमसे ये पूछा k का ओरिजिनल मान क्या होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, k का मान एक बार एक रख के देखा। तो k की जगह पे यदि एक रखेंगे तो यहां पे कितना होगा? आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको विस्तार देने वाला हूं। जैसे एक रखें यहां पे, माइनस में एक, यहां भी क्या होगा? तब एक होगा। तो 2 गुना 1 में 1 घटाएंगे, 1 और 1, तो x का मान भी 1 और y का मान भी 1। क्या 10 12 होगा? x की जगह पे 1 और y की जगह पे यदि 1 रखें तो क्या हमारा 12 हो रहा है? 10 में 9 घटेगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, जबकि 12 होना चाहिए। इसे सीधे हमारा k का मान जो है, ये हमारा जो k का मान है वो एक तो नहीं है। छांटने की विधि बता रहा हूं, एक बार समझ में आ गया ना विधि एक बार आपको समझ में आ गया ना, फिर बात खत्म है, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यदि हम लोग छापे, इसको यदि देखें, एक तो हम लोगों ने कर लिया है। उसके बाद k की जगह पे मान लो 2 रख के देखते हैं। तो 2 दूनी 4 में घटाएंगे 3 होगा, यहां पे कितना होगा? 2 होगा।
अब यहाँ पे उसी हिसाब से मान पुट कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे 3, यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग 2, तो 10 दिया कितना होगा 30, और 9 दूनी कितना होगा 18, तो 30 में 18 गया कितना बचा 12। तो ऑप्शन नंबर बी ये हमारा राइट आंसर। क्या किसी को कोई तकलीफ है इसमें? क्या किसी को कोई दिक्कत है? हमारा सही आंसर क्या आया? सही आंसर हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही उसको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। यदि आप 3 रख के देखेंगे तो 3 में 1 गया, 2 और कितना हो जाएगा 3 का रेशियो चल जाएगा, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, और 9 तिया 27, ये तो संभव ही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना होगा बी। क्या आप सबका इतना ही निकला था? चलिए ठीक है। क्या आप लोगों ने ऐसे ही किया था? तो ये काफी दुख की बात है कि आपने x और y का मान रखा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए, लिखा है रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म है, एक ये है और एक ये है, 2 समीकरण है। लिखा है कि कितने हल होंगे। मैं आपको बता दूं यह कितने हल हैं। एक बार जो बच्चे हमारे नए हैं, पहली बार हमारे क्लास को देख रहे हैं, उसके लिए भी मैं नया नहीं होने दूंगा, कोई बात नहीं है। यहां पे देखिए, यदि a1 बटा में a2 बराबर में नहीं हो b1 बटा में b2, इसको ध्यान से देखिएगा। यदि ऐसा हो जाए तो आप कहेंगे सर इसके अद्वितीय हल होंगे, मतलब एक ही हल होगा, सिर्फ एक हल। दूसरे शब्दों में हम कहें, या फिर तो इसको अद्वितीय हल कह दीजिए, अद्वितीय हल, या फिर आप इसको सिर्फ एक हल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिर्फ एक हल आप इसको कह सकते हैं, सिर्फ एक हल। ठीक है। और यदि रेखाओं की बात पूछेगी कि रेखा कैसी बनेगी, तो रेखा का जो शेप होगा, इसका ग्राफ जो होगा ऐसे ग्राफ बनेगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ। कैसे बनेगा? प्रतिच्छेदी, एक दूसरे को काटने वाला। यदि a1 बटा में a2 बराबर हो b1 बाय b2, अब बराबर नहीं हो c1 बाय c2, यदि ये दोनों बराबर हो जाए और ये तीसरा बराबर नहीं हो, आप कहिएगा कि सर ये जो बनेगा ना, तो ये इसकी जो रेखा बनेगी, वो रेखा की बात करें तो समांतर, इसके जो हल होंगे, इसके कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं। हम लोग लिखेंगे इसके कोई हल नहीं। और रेखाएं जो बनेगी, क्या बनेगी, कैसे बनेगी? समांतर बनेगी, एकदम सीधी, जैसे रेलवे की पटरी देख रहे हैं ना, आपस में कभी नहीं मिलती, इस टाइप का बनेगा। और एक और लास्ट में होता है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। यदि तीनों बराबर हो जाए, आप कहेंगे सर इसके बहुत सारे हल होते हैं, इसके अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? इसके अनेक हल होते हैं, इसके अनेक हल होंगे। और साथ ही साथ जो रेखाएं बनेगी वो संपाती रेखा बनेगी। कैसी रेखा बनेगी? संपाती। अच्छा, संपाती रेखा किसे कहते हैं? संपाती रेखा कहते हैं, जैसे एक रेखा ये है, एक रेखा मान लीजिए यह ए बी रेखा है, ठीक है, इसी पे एक और रेखा बन गई सी, या फिर इसी पे चढ़ता हुआ ही बन गया, तो उसी को हम लोग संपाती रेखा कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? तो ये तो आपने देखा इसको, ठीक है, तो ये आपने देखा। अब आइए करते हैं। अब सवाल पूछा ये है, ये तो मैंने सूचना दे दी नए बच्चों के लिए जो पहली बार हमारे क्लास को अटेंड कर रहे हैं। आज पहली बार आप हमारा वीडियोस देख रहे हैं, पहली बार आप, मतलब आपकी इच्छा ये हुई हो कि मुझे भी अब मैट्रिक का एग्जाम देना है, बहुत सारे समय हमने बर्बाद कर दिए, चलो एग्जाम दे ही देते हैं। और आप चाहते हैं एक अच्छे टीचर की खोज कर रहे हैं कि मुझे अब ऑब्जेक्टिव कहाँ से मिलेगा, क्योंकि पास होने में ऑब्जेक्टिव का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। सब्जेक्टिव में तो आप लिख ही लेते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं लिख लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में तो आप कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है। आपका नंबर जिस भी तरीके से हो, जो हमारी कॉपी को जांच करने वाले होते हैं वो दे देते हैं यदि हम कुछ लिखते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में यदि हमारा गलत हुआ तो गलत ही है, उसमें नंबर देना पॉसिबल नहीं है, वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो गलत हो गया तो गलत हो गया, सही है तो सही है। इसीलिए ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है यदि आप नए हैं। यदि आप पुराने हैं तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा, आपको और ताजा कर दिया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इस सवाल को। आपसे क्या पूछा है? आपसे ये पूछा है कि ये बताइए कि कितने हल होंगे इसके। तो बच्चों मैं बता दूं, आगे का जो मान होता है ये a1 का मान होता है, ये यहाँ पे संख्या b1 का मान होता है, लास्ट में जो होता है वो c1 का मान होता है। लास्ट में क्या होता है? c1 का मान होता है। यहाँ पे बात करें a2 का मान होता है, यहाँ पे
B2 का मान होता है, ये किसका मान होता है, आप कहेंगे सर C2 का मान होता है। ये सारे मान मैंने बता दिए, ठीक है। आगे क्या होगा, अब ध्यान से देखिएगा तो क्या होगा, अब संख्या को लिखना शुरू करिए। जैसे यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2/4, ठीक है, बराबर, अब 3/6 बराबर 5/15। अब इसको हल करिए, कितना हो गया, 1/2, इसको करिए 1/2, लेकिन बच्चों ये हुआ 1/3। तो आपने देखा कि सर दो गो तो बराबर हुआ, एक तो 1/2 बराबर हो गया, ये दोनों भी बराबर हो गया, लेकिन ये जो तीसरा हुआ यह 1/3 हो गया। तो हमारा ये बन रहा है, ये दोनों तो बराबर हो गया लेकिन तीसरा बराबर नहीं हुआ। वैसी परिस्थिति में इसके क्या होते हैं, आप कहेंगे सर इसके कोई हल नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर क्या आप मान लेंगे, डी। ऑप्शन नंबर क्या, डी। तो बच्चों मैं समझा रहा हूं थोड़ा, इसीलिए इसमें टाइम लग रहा है। यदि आप इसको करना शुरू करिएगा, लेकिन एक बार यदि आप समझ जाते हैं इस चीज को तो फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। मुश्किल से इसमें 10 सेकंड का सवाल भी नहीं है। 10 सेकंड भी यदि आप इसको दे रहे हैं तो 10 सेकंड में भी आप इस पे रहम ही कर रहे हैं इस सवाल पे। आइए बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। देखिए एक बार इसको, ऐसे सवाल को प्रायः हम लोग बाय ऑप्शन करें। कैसे करें, इस टाइप के सवाल को हम लोग बाय ऑप्शन करें, हल नहीं करेंगे कि अब हम हल करने लग जाएं। बाय ऑप्शन में क्या होता है, अब बाय ऑप्शन से मतलब ऑप्शन से ही हम सवाल का सॉल्यूशन खोजना चाहेंगे। अच्छा ये देखिए, एक्स और वाई का मान तो हर जगह है, यहां भी एक्स का मान है, यहां भी वाई का मान है। तो हर जगह किसका मान दिया हुआ है, एक्स और वाई का मान दिया हुआ है। और ये पूछा है हमारा जो ये दिया है, एक्स प्लस वाई को जोड़ने पे कितना आता है, 3। तो जोड़िए, किसको जोड़ने पे 3 आता है, 4 में 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। 4 में -1 जोड़िएगा तो 3 ही आएगा, इसका भी तो 3 आ रहा है। और फिर -1 और -2 जोड़िएगा तो माइनस में 3 आएगा। तो डी नंबर ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्टेड है, इसको तो आप कहेंगे नहीं क्योंकि ये होगा नहीं। हाँ यहां पे देखिए 1 और 2 जोड़ने पे कितना आता है, 3। तो ये 3 ऑप्शन जो है वो मिलते जुलते से हैं विशेषकर। अब हम लोग चेक करते हैं ए नंबर में, तो ये तो हमारा संतुष्ट कर दिया, लेकिन इसको भी संतुष्ट करना चाहिए। x की जगह पे यहां 2 रखिए, तो 3 गुना में हम लोग क्या रखते हैं, 2, माइनस में 2। अब y की जगह पे हमें कितना रखना है बच्चों, 1 रखना है, क्योंकि हम ऑप्शन नंबर 1 ए से ट्राई कर रहे हैं, पहले ऑप्शन से। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, अदू 1 अदू 6 में 2 घटाएंगे 4, क्या सच में 4 आ गया। तो इससे सीधा एक हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। यदि समझ में नहीं आया तो आप वीडियो एक बार देख लीजिएगा, कोई बात नहीं है। यदि फिर भी समझ में नहीं आया, किसी विशेष कंटेंट पे आपको वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट करके बोल दीजिएगा, मैं उस कंटेंट पे भी एक वीडियो बना दूंगा। आगे देखिए, रैखिक समीकरण युग्म 5x प्लस में 2y बराबर में 16 एवं 7x माइनस 4y बराबर 2 के हल है। अब ये बताइए, लिखा है रैखिक समीकरण, इसके क्या हल होंगे, x और y का मान पूछा है, क्या होगा। तो हम फिर बाय ऑप्शन, सेम सवाल है, हम लोग इसको बाय ऑप्शन ही हल कर लेंगे, बाय ऑप्शन। तो बाय ऑप्शन में हल करेंगे, थोड़ा सा यहां पे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 से, x की जगह पे कितना रखना पड़ेगा, 2, और y की जगह पे कितना रखना पड़ेगा, 3। तो 5 दूनी कितना होगा बच्चों, 10, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, 10 6 16। चलो एक तो सेट हो गया। क्या ये भी होता है, यहां पे हम x की जगह पे कितना मान रखना है, हमें x की जगह पे 2 और y की जगह पे कितना रखना है, 3। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, और 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। 14 में से 12 गया 2, तो कुल मिला के फिर से ऑप्शन नंबर ए यही संतुष्ट कर दिया। आगे हम जांच क्यों करेंगे जब यही हमारा हो गया, किसी को कोई दिक्कत है नहीं। आगे अगला सवाल लिखा है, यदि 3x माइनस 5y बराबर 0 और 9x प्लस में 15y बराबर 0, तो x तथा y के क्या मान होंगे। तो हम लोग फिर से बाय ऑप्शन ही करने वाले हैं, क्या करेंगे, तो बाय ऑप्शन हम लोग फिर से करने जा रहे हैं। बाय ऑप्शन में क्या है, फिर से हम लोग ए नंबर ट्राई करते हैं। तो x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 1, और y की जगह पे यदि 1 रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। 3 गुना 1 करेंगे 3 ही होगा, 5 गुना 1 करेंगे 5 होगा, क्या 3 में 5 घटाएंगे 0 होगा, नहीं। तो ये ट्राई, ये नहीं होगा। अब हम लोग x बराबर 0 और y बराबर 0 रख के देखते हैं। तो यदि x की जगह पे यहां हम लोग 0 रखें और y की जगह पे भी हम लोग 0 रखें, तो 3 गुना 0 करेंगे 0, अब 5 गुना 0 करेंगे तो 0, 0 बराबर कितना हो गया, 0। आशा की किरण जगी है। आगे आते हैं, यहां पे भी यदि हम लोग 0 रखें और यहां पे भी हम लोग 0 रखें, यहां पे भी क्या रखें, 0 रखें, तो 9 गुना 0 करेंगे 0, अब 15 गुना 0 करेंगे 0, 0 बराबर में क्या हुआ, 0। तो इससे सिद्ध है हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर है। क्या आपको समझ में आया बाय ऑप्शन कैसे करते हैं, बार बार के प्रैक्टिस से ही आपको आ जाएगा। बाय ऑप्शन बहुत अच्छा होता है, विशेषकर
ऑब्जेक्टिव सवालों के लिए बाय ऑप्शन आप यदि करते हैं तो आपके बहुत सारे समय एग्जाम में बच जाते हैं। वो किसके लिए बचाने हैं? हमें सब्जेक्टिव के लिए समय बचाना है, जिसमें हमें लंबा एकदम विस्तार से उनको समझाना है। हाँ जी, हमने ये किया, ऐसे किया, यहाँ किया और ऐसा आंसर निकला। आगे बढ़ते हैं। लिखा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y बराबर में 3 है और ये बराबर 15। यहाँ पे बच्चों ये कहा है, लास्ट में जो लास्ट वाली संख्या को देखिए, लास्ट में लिखा है अनंत हल है। तो अनंत हल तो तभी होता है, अनंत हल तो तभी होता है जब a1/a में, जब अनंत हल तभी होगा। इसके मैं शॉर्टकट ट्रिक से भी बताने वाला हूं। जब a1/a2 बराबर में b1/b2 अब बराबर में c1/c2 हो, यदि सारे बराबर हो तभी उस परिस्थिति में अनंत हल होगा। अच्छा ये बताइए, हमें मान जो निकालना है कहां से निकालना है? हमें तो बीच वाला चाहिए, तो हम 2 ही लेंगे, विशेषकर 2 ही लीजिए। तो a का मान कितना है? यहां देखिए a का मान कितना है? x 1, उसके बाद यहां b का मान कितना है? 5, लास्ट में आगे ये b का मान कहलाता है, नहीं सॉरी a का ही मान कहलाता है। किसका मान? a बराबर। अब b1 का मान देखेंगे तो 2 और b2 का मान कितना होगा? k। तो आप बस इतना ही करेंगे, तो k गुना a करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई k, अब 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। तो कितना निकल जाएगा? 10। तो b का मान कितना हो जाएगा? 10। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक, तो इस तरीके से हम सवाल को कर पाएंगे। आगे आइए, अगला सवाल हमारा ये है। कहीं पे मक्खी है भाई साहब, आप यहां से चले जाइए, मुझे आप परेशान कर रहे हैं। मक्खी भी विशेष परेशानी करता है, विशेषकर ये डिजिटल बोर्ड में तो और समस्या खड़ा कर रहा है, बैठ जाता है, हिलने नहीं देता, अपना नहीं चलने देता। तो आइए शुरू करते हैं, सवाल को करें। क्या लिखा है पढ़िए एक बार। समीकरण युग्म इतना तथा इतना के हल हैं। ये कितने हल होंगे पूछा है कि अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंत हल होगा या कोई नहीं, ये पूछा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? बस कुछ नहीं करिए, x के आगे कोई संख्या है क्या? नहीं कुछ, तो 1। और यहां पे देखिए समीकरण 2 में x के आगे क्या है? -3 बराबर रखिए। फिर संख्या देखेंगे। अब दूसरे में y के आगे कोई संख्या है क्या? 2। और यहां पे y के आगे कोई संख्या है क्या? -6 और बराबर में देखिए 5 के आगे कोई, 5 तो 5 ही है, लास्ट में जो है वही है, 1 है तो 1। अब ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो दूतिया कितना होगा? 1/3 बराबर में कितना हो गया? 1/-3। क्या ये लास्ट वाला बराबर हुआ? बराबर नहीं ना हुआ। ये 1/3, ये 1/3, ये 1/3 नहीं हुआ, तो लास्ट वाला बराबर नहीं हुआ। जब लास्ट वाला बराबर नहीं होता है, अभी हम लोग हाल ही में तुरंत एकदम नया ताजा अभी ही देखे हैं, a1/a2 बराबर में b1/b2 यदि नहीं हो c1/c2, तो ऐसी परिस्थिति में जो हल होंगे उसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। साथ ही साथ यदि पूछता कैसी रेखा बनेगी, तो समांतर रेखा बनेगी, जैसे रेलवे लाइन होती, ऐसी सीधी रेखा जाती रहेगी, उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हम लोग लिखेंगे? कोई हल नहीं। याद रखिएगा ऑप्शन में कोई नहीं भी है, इसको मत मारिएगा, यहां कोई हल नहीं होगा। कोई नहीं का मतलब इनमें से कोई नहीं, यहां पे इनके कहने का सेंस ये है, तो आपको मारना है कोई हल नहीं। कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़िए, इस सवाल को देखते हैं। लिखा है यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरण के हल अनंत हो। अब देखिए अनंत हल हो तो उनके आलेख, अब आलेख भी पूछ दिया है। यदि उनके अनंत हल हो तो आलेख क्या बनेंगे? बच्चों जब अनंत हल हो, अनंत हल कब होता है? अनंत हल तब होता है जब a1/a2 हो जाए, बराबर में b1/b2 हो जाए, बराबर में c1/c2 हो जाए। यदि तीनों बराबर होता है तो ऐसी परिस्थिति में उनके अनंत हल होते हैं। कौन से हल होते हैं? अनंत हल होते हैं ऐसी परिस्थिति में। जब उसके यदि हल अनंत होंगे तो रेखाएं जो बनेगी, 2 रेखाएं क्या बनेगी? संपाती। संपाती का मतलब एक रेखा ये बना, एक रेखा मान लीजिए a और b बना, ये एक रेखा बना, और इसके ऊपर फिर से एक रेखा बन गया, इसी के ऊपर, बस इसी रेखा के सीधे या इसी रेखा पे, इस टाइप की रेखा को हम लोग कौन सी रेखा बोलते हैं? संपाती रेखा बोलते हैं। तो 2 संपाती रेखाएं बनेगी। क्या बनेगी? 2 संपाती रेखाएं बनेगी। रेखाएं तो 2 बननी ही, संपाती बनेगी। अगला देखिए, अब ये बताइए क्या होगा। अच्छा, इसको एक बार ऑप्शन के सेंस को समझ लीजिए, सेंस को बाद में समझेंगे, पहले हम लोग सवाल करते हैं। पूछा है कि अविरोधी होगा, विरोधी होगा। अविरोधी का मतलब है समांतर रेखा हो, आपस में कोई विरोध नहीं।
विरोधी का मतलब प्रतिच्छेदी रेखा हो, आश्रित का मतलब समपाती रेखा हो, इसी रेखा पे एक और रेखा चढ़ी हुई है, जैसे ये रहा मैंने चढ़ा दिया, या इसके आगे एक रेखा गई हो, तो इसको हम लोग समपाती रेखा कहते हैं। तो जब समांतर रेखा बनेगी, याद रखिएगा, इसको कहते हैं अविरोधी भी कह लीजिए, अविरोधी कहिए या समांतर कहिए, एक ही बात है। इसको समांतर बोलिए या फिर क्या बोलिए आप, अविरोधी। और इसको देखेंगे आप विरोधी कहिए या प्रतिच्छेदी, या क्या कहना पड़ेगा इसको, प्रतिच्छेदी। और लास्ट में यदि आश्रित, इसको आश्रित कहिए या संपाती कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ऑप्शन को समझा है कि कह क्या रहा है। आइए आगे करते हैं। क्या लिखा है, रैखिक समीकरण युग्म इतना है, तो एक बार यहां देखिए क्या होगा, x के आगे नहीं कुछ तो क्या होगा, 1। अब समीकरण 2 में x के आगे क्या है, 2, तो 2 लिख लीजिए। आइए यहां आइए समीकरण 1 में, फिर आइए y के आगे क्या है, 3। अब समीकरण 2 में y के आगे क्या है, -5। क्या ये दोनों आगे के दोनों बराबर हुए क्या, आगे के दोनों बराबर हुए क्या, आप कहेंगे सर नहीं हुआ। आगे का यदि आप चाहें तो पीछे का भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, -4/-1। तो देखिए कोई बराबर नहीं हुआ, जब अगले बराबर नहीं हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। कोई किसी से बराबर है, कोई किसी से बराबर है क्या, कोई किसी से जब बराबर नहीं हो, वैसी स्थिति में रेखाएं बनेगी प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब विरोधी, प्रतिच्छेदी मीन विरोधी, प्रतिच्छेदी मीन विरोधी। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है किसी को, आगे बढ़िए। यदि समीकरण kx - 5y = 0 तथा 6x + 2y = 7 के कोई हल ना हो। अच्छा, कोई हल कब नहीं होगा, कोई हल तभी होगा जब क्या होगा, a1/a2 हो जाए, अब बराबर में b1/b2 हो जाए और c1/c2 ना हो, तभी तो कोई हल नहीं होगा। तो कम से कम 2 को तो बराबर होता है कि नहीं होता है, इसी के आधार पे इसको कर लेंगे। अच्छा ये देखिए, x के आगे समीकरण 1 में x के आगे क्या है, आप कहेंगे सर k है, तो k लिखिए। और समीकरण 2 में x के आगे क्या है, 6 है, 6 लिखिए, बराबर है बराबर लिखिए। आगे देखिए समीकरण, अब फिर समीकरण 1 में y के आगे -5 है, -5 लिखिए। और b यहां पे कितना है, 2 है, तो 2 लिखिए। अब हमें इसको करना है कि आंसर कितना निकलेगा। देखिए इसको कटाइए, 2 का 2 में 3 कितने बार में, 6 कितने बार में कटेगा, 3 बार में। 3 इधर भाग है, उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना। तो -5 गुना में 3 करते हैं तो 5 तिया 15, तो k बराबर कितना निकल गया, -15। ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है किसी को, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करके देखते हैं, आशा है ये आप कर लीजिएगा। चलिए तेजी में करते हैं। पूछा है कि कोई हल क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आगे का 2, तो यहां आगे का 4 बराबर में, यहां आगे y के आगे कुछ नहीं तो 1, यहां y के आगे 2 है 2, यहां पे करिए। यहां पे यदि प्लस है ना, चलिए जैसा का तैसा ही लिख लीजिए 4, कोई दिक्कत है, ये सारे मान है। तो अब ये देखिए कोई किसी से बराबर हो रहा है, 1/2 बराबर में 1/2, इसको कहिएगा तो 3 में क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये दोनों तो बराबर हो गया, लेकिन तीसरा बराबर हुआ क्या, ये तो बराबर नहीं हुआ। जब 2 को बराबर हो जाए, तीसरा बराबर ना हो, तो उसके कोई हल नहीं होते। समझ में आया कि नहीं आया, उसके कोई हल नहीं होते। आगे आइए इस सवाल को करते हैं। ये फिर पूछा है, फिर लीजिए आगे का 2, यहां पे आगे कितना है, x का गुणांक 4। अब फिर देखिए y का गुणांक 3, और यहां पे समीकरण 2 में y का गुणांक 6, यहां पे लास्ट में 5 है और यहां पे 15 है। आप लिख लीजिए बराबर हो रहा है क्या, 1/2, 1/2 और ये हुआ 1/3। तो देखिए 2 तो बराबर हुआ, लेकिन तीसरा बराबर हुआ क्या, तीसरा बराबर हुआ क्या, नहीं। जब तीसरा बराबर नहीं हुआ तो इसके कोई हल नहीं होंगे। समझ में आया कि नहीं आया, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखते हैं। पूछा है k का क्या मान होगा, कुछ नहीं करना है। x का गुणांक क्या है, 3, तो 3 लिखिए। यहां पे समीकरण 2 में x का गुणांक 6, तो 6 लिखिए, बराबर है। y का गुणांक 1 नहीं -1, और 2 में कितना हो गया y का गुणांक, ये -2। और लास्ट में देखना है हमें, यहां पे क्या है 5 और यहां पे क्या है k, ये हम लोग लिख लेते हैं। तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा, हमें क्या करना है कि सब तो आपस में बराबर नहीं है कोई बराबर है। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा तो 1 कितना है, 2, और यहां पे 1 कितना है, 2, और यहां पे कितना है। तो ये सब बराबर होने के लिए यहां पे पूछा है, देखिए 1/2 बराबर में 1/2 बराबर में यहां 5 में k है। पूछा है कि k का मान क्या होगा, k के कोई बराबर k
बराबर में के, तो लिखा है कि कोई हल ना हो तो के का मान, के का ही मान पूछा है, कोई हल नहीं हो तो ये दोनों बराबर, इससे सीधा हमारा तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसकी जगह पे के का मान हमें क्या रखना पड़ेगा, के की जगह पे 0 रखते हैं तो इसको क्या 0 ही बना देगा, तो ये तो काम ही खराब हो जाएगा। के की जगह पे हम लोग यदि -10 रखें, -10 रख दें तो हमारा कितना हो जाएगा, तीसरा बराबर नहीं होगा, इसके कोई हल ना हो। और यदि के जगह पे हम लोग 10 रखें, के की जगह पे क्या रखें, यदि के की जगह पे हम लोग 10 रखते हैं फिर भी 1/2 बराबर ही हो जाता है। देखिएगा यहां ऑप्शन में के बराबर 10 नहीं लेना है, इसका मतलब यह है के बराबर 10 नहीं लेना है कि के बराबर 0 नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है, जो इसके कोई हल नहीं होंगे। हम कहेंगे यदि आप के बराबर 10 लेते हैं तो के बराबर 10 लेते हैं तो इसका हल हो जाएगा, या अनेक हल हो जाएंगे, लेकिन हमें बताना है कि इसका कोई हल नहीं हो, ऐसा कोई मान लिखिए कि इसका कोई हल ना हो, तो वो कोई मान कह रहा है लिखने के लिए। तो वैसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, तो ये तो के बराबर 10 हम नहीं लेंगे, के बराबर यदि आप 0 रखते हैं तो सबको 0 ही बना देगा कि नहीं बना देगा, तो 0 भी हमें नहीं लेना है, 0 नहीं भी नहीं लेना है, तो हमारा ये कह सकते हैं के बराबर हम 10 ना लें, के बराबर क्या नहीं ले 10, के बराबर यदि हम 10 नहीं लेके कुछ और लेते हैं तो हमारा ये हो जाता है ऑप्शन नंबर। आगे बढ़िए, यहां पे पूछिए यदि समीकरण, ये देखिए समीकरण x - 2y बराबर 3 तथा ये पूछा है अद्वितीय हल हो तो के का मान पूछा है, कौन से हल हो, अद्वितीय हल। सबसे देखिए एकदम बिल्कुल हमें कैसे लिखना, अद्वितीय हल है तो हमें क्या करना है, कम से कम a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। देखिए क्या होगा, यहां पे क्या है 1, x का गुणांक क्या 1 है, यहां x का गुणांक कितना है 3 है बराबर, यहां y का गुणांक -2 है, यहां k का गुणांक y का गुणांक कितना है k है। और याद रखेगा ये आपस में ऐसा कौन सा मान रखें, के की जगह पे ऐसा कौन सा मान रखें कि दोनों बराबर ना हो। अब देखिएगा -6 रखने पे बराबर हो जाता है, क्योंकि ये बराबर नहीं हो, ऐसा कोई मान रखना है कि बराबर नहीं हो। क्यों नहीं हो, क्योंकि यहां पूछा है कि एक अद्वितीय हल हो, मतलब जिसके बराबर दूसरा कोई हल ना हो, तो 1/3 है। यहां पे हम क्या रखें, के की जगह पे क्या रखें, मान लीजिए आप -6 रखते हैं, -6 रखते हैं तो 1/3, ये तो बराबरे हो जाता है ना, जबकि हमें इसको बराबर नहीं होने देना है, इसको बराबर हमें नहीं होने देना है, तो के तो होगा नहीं। चलिए के बराबर यदि आप 0 रख देते हैं तो क्या होगा, के बराबर यदि आप यहां पे 0 रख देते हैं तो 0, तो 1/3 यहां हो गया, इधर बराबर 0 हो गया, क्या बराबर हुआ 0, तो क्या हम के का मान 0 रख लें, यदि के का मान 0 रख लेंगे तो यहां पे y का भी खेल खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यदि के की जगह पे हम 0 रख लेते हैं तो यह रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण रहेगा नहीं, के की जगह पे 0 है तो 0 y कभी हुआ है, तो 0 तो किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा, 0 तो हमें लेना ही नहीं है। चलिए 2 ऑप्शन तो हमने छांट लिए हैं, अगला आते हैं, के बराबर 0, तो ये तो लेना है, 0 का तो मैटर ही नहीं है, हमें ये देखना है कि के बराबर 6 नहीं लेना है, तब होगा हमारा ऑप्शन क्या होगा, के बराबर हम 6 ना लें, के बराबर क्या नहीं लें, के बराबर 6 नहीं लेंगे तब ये हमारा होगा, के बराबर 6 ले लेंगे गड़बड़ हो जाएगा, हम के बराबर 6 नहीं लेके कुछ और ले लेते हैं तब हमारा हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आइए आगे, के किस मान के लिए समीकरण निकाय के अनगिनत हल होंगे, अनगिनत, तो विचार करिए, अनगिनत मतलब सब बराबर होगा, तो हमें 2 ही बराबर करना। समीकरण 1 में x का गुणांक कितना, आप कहेंगे सर 4 है, बटा समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है 2, बटा बराबर में समीकरण 2 में y का गुणांक कितना है k का ही मान निकलना है, समीकरण 2 में y का गुणांक कितना -4, अब इसको कटाइए, 2 दूनी 4, ये -4 गुना 2 करेंगे कितना होगा -8, तो k की जगह पे कितना आएगा -8, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला करते हैं, बताइए पूछा है, फिर बाय ऑप्शन करेंगे, ऑप्शन नंबर ए से हम लोग चेक शुरू करते हैं। अच्छा, x की जगह पे हम लोग 2 रखते हैं और y की जगह पे 4 रखते हैं, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, और 4 तिया कितना हो गया 12, अब 12 4 होता है 16, लेकिन यहां कितना है 11 है, 11 होना चाहिए, ये तो वैसे ही छट गया। अब ये रख के देखते हैं, यहाँ पे -2, यहाँ पे क्या रखें हम लोग -5, अब ये करें 2 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा -4,
ठीक है, माइनस। अब 4 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे, प्लस में 20। अब 20 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 16। यहाँ कितना है 24। ये भी तो नहीं हुआ, क्लियर है। अब हम लोग सी चेक कर लेते हैं। क्लासरूम में बैठ के यदि कोई बदतमीज टाइप का लड़का या लड़की गप कर रहा है तो ये काफी दुख की बात है। ऐसा बोल से भी नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो कल से यहाँ आने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अपने घर में रह के पढ़ो, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ कल से नहीं आओगे यदि हल्ला करते हो तो। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे मुझे उन तुच्छों की मुझे आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको भी परेशान कर रहे हो। कुछ पढ़ने वाले लोग भी तो हैं, कुछ समझने वाले हैं, उनको भी नहीं समझने दोगे। इतने तुम लोग होशियार हो गए हो। ये काफी दुख की बात है यार। 35 दिन बोर्ड एग्जाम बचा है, 40 दिन 35-40 दिन बचा है, और जो पढ़ना चाह रहा है उनको पढ़ने दो। और तुम्हें यदि लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है, हम बहुत ज्यादा होशियार हो गए हैं, तो तुम कल से हमारे यहाँ मत आओ। तुम अपने घर में रहो, और तुम अच्छा है रहो, और तुम अपने घर में रहो, घर में रह के तैयारी करो। हमारे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट लोग मुझे पसंद नहीं। नहीं तो हमारे क्लासरूम में बैठते हो तो बिल्कुल विद्यार्थी जैसे बैठे रहो। जैसे तैसे यार भेड़िया धसान बना दिया तुम लोगों ने। क्या मांगन जी आपको समझ में आया? आप गप करने में लगे हैं, ये काफी दुख की बात है। सवालों को समझना है। इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे जितने भी सवाल हैं, ऑनलाइन बच्चों के लिए भी सूचना दे दूं, ये तो मैं अपने ऑफलाइन बच्चों को समझा रहा था। ये लोग आपस में बकवास कर रहे थे, सवाल पे इन लोगों का ध्यान नहीं था। तो ये तो ऑफलाइन बच्चों के लिए था। आप लोग जो ऑनलाइन हैं, आप भी ध्यान से, जिस समय आप पढ़ाई करते हैं तो उस समय आपका भी ध्यान एकाग्र चित्त से आप सवाल को देखें, आप समझने का प्रयास करें। नहीं तो झूठ मूठ में आंखें फड़वाने का कोई फायदा नहीं है। वो मोबाइल खोल के वीडियो सर्च करना, देख के तत्काल तो आप बना लेंगे सवाल को किसी यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके, किसी शिक्षक का देख के, लेकिन बाद में एग्जाम में आप फंस जाइए। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, और इसके साथ साथ विद्यार्थियों में अनुशासन बहुत जरूरी है। चलिए अब हम लोग शुरू करें इस सवाल को। बीच में इन ऑफलाइन वालों ने मुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया था, तो यहाँ पे ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ, यदि तुम्हें लग रहा है तुम ज्यादा होशियार हो गए तो तुम कल से हमारे यहाँ नहीं आना। गलती मार लो यहाँ से, क्योंकि होशियार लोगों की आवश्यकता नहीं। तुम इतनी होशियार हो तो घर में बैठो ना, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? घर में बैठो फिर। चलिए इसको देखते हैं। हम लोगों ने 2 ऑप्शन छांट लिए थे, अब तीसरा ऑप्शन हम लोग ट्राई करने पे लगे हैं। आइए तीसरा ऑप्शन करते हैं। तीसरा हम लोग ट्राई करेंगे तो x की जगह पे हमें कितना रखना है, -3। अब y की जगह पे कितना रखना है, 1। तो 3 दूनी कितना होगा, -6, प्लस में 3 गुना 1 करेंगे 3, तो कितना हुआ, 11 हुआ क्या? ये नहीं, ये भी खत्म यहीं पे हो गया। 11 तो हुआ नहीं। अब ये 100% होगा, चाहे आप इसको देखिए या ना देखिए, मैं देख के बताऊंगा। जैसे यहाँ पे कितना है 2, x की जगह पे कितना लेना है, इस बार आपको -2 लेना है, प्लस में y की जगह पे कितना लेना है, 5 लेना। ठीक है, बराबर में 11। देखिए 2 दूनी कितना हो गया, 4, प्लस 5 दिया कितना हो गया, 15। क्या 15 में 4 घटाइएगा तो 11 होगा। ये हुआ। एक और देख लीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं 2x की जगह पे हमें क्या रखना है, यहाँ पे इसको भी देख लीजिए, -2 रखना है। अब माइनस y की जगह पे कितना रखना है, हमें 5 रखना है, बराबर में माइनस में 24। यदि आप ये करते हैं तो 2 दूनी कितना हो गया, 4। अब -5 चौके कितना हो गया, 20, बराबर में कितना हो गया, 24। तो -4 और -20 मिलके कितना हो गया, -24। इधर भी -24। तो मैंने पहले ही कहा था कि जब 3 ऑप्शन हमने छांट लिया है तो चौथा ऑप्शन छांटने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक अपने आप यही आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं बाय ऑप्शन। कोई विलोपन विधि नहीं, नो प्रतिस्थापन, बिल्कुल ब्रज गुणन नहीं, ओनली बाय ऑप्शन। आइए आगे। के किस मान के लिए रेखीय समीकरण युग में 2x - y - 3 बराबर 0 और 2 के x प्लस में 7y - 5 बराबर 0 का एकमात्र हल 1 और -1 है। अब हमें k का मान पूछा है, तो कहां k है बताइए, किस समीकरण में? वो तो लंबा चौड़ा फालतू में लिख दिया है। हमें k का ना मान निकालना है।
तो के किस समीकरण में है? आप कहेंगे सर के समीकरण ये दो सेकेंड समीकरण में है और लिखा है कुछ ऐसा करके लिखा है, क्या यही लिखा है? अच्छा ये बताइए -5 है, बराबर के उधर जाके +5 हो जाएगा। आपको x का मान दे ले है ना, कितना है x का मान? x का मान कितना है 1, अब y का मान कितना है -1, अब बराबर में कितना हो जाएगा 5। हमें k का मान फाइंड करना है। देखिए कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस 7 गुना 1 करेंगे 7, बराबर में कितना 5। अच्छा ये बताइए इधर -7 है, उधर जाके +7 हो जाएगा, 7 5 कितना हो जाएगा 12, 2 का 12 कितने बार में 6 बार में, तो k बराबर कितना 6। क्या ऑप्शन में दिख रहा है क्या? आप कहेंगे हाँ सर दिख तो रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं, बताइए वही सवाल, ये इस टाइप के सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं। जब यहाँ पे ये दिया है कि दो चर x y में रैखिक समीकरण ax इतना हो तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। जब x दिया हो और y दिया हो, तो x और y जब चर दिया हो तो यहाँ पे तो हम वही रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, डॉट 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 कुछ भी रख सकते हैं, y का मान भी 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, ऐसे करके n तक रख सकते हैं। तो इसके अनंत अनगिनत मान निकलेंगे, बिना गिनती के निकलेंगे, वो कहीं ऑप्शन में है नहीं। तो हम लोग फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मारने वाले हैं, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं होगी। संगत का मतलब समझते हैं, संगत का मतलब जिसका हल हो, जिसका हल हो उसे ही हम लोग संगत कहते हैं। जिसका कम से कम एक हल हो, जिसका कम से कम एक हल हो उसे संगत कहते हैं। संगत किसे कहते हैं एक बार समझ लीजिए, जो बच्चे नए हैं वो देख लीजिए संगत किसे कहते हैं। बाकी जो हमारे ऑफलाइन बच्चे हैं ये लोग तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हो गए हैं, आप लोगों ने सुना ही। संगत, संगत किसे कहते हैं? जिसका जिसका कम से कम, कम से कम एक हल हो, कम से कम एक हल हो। जब कम से कम एक हल हो तो अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में क्या बनेगा, पूछा है कि रेखा कैसी बनेगी, तो कम से कम एक हल होगा तो रेखा प्रतिच्छेदी बनेगी, या फिर हमारा संपाती भी बनता है तो उसका भी हल होता है। तो हम लोग कह सकते हैं प्रतिच्छेदी या संपाती। प्रतिच्छेदी बनेगा या संपाती बनेगा, रेखा या फिर तो प्रतिच्छेदीय बन जाएगी या संपाती बन जाएगी। फर्क कितना होगा, यदि रेखा प्रतिच्छेदी बनती है तो उसका एक हल होगा कम से कम, यदि रेखाएं संपाती बनती है तो उसके अनंत अनगिनत हल हो सकते हैं। बस ये फर्क, ज्यादा कुछ फर्क इसमें नहीं है। ठीक है, हम लोग ऑप्शन नंबर कितना कह देंगे, डी। ये देखिए के किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर -8 तथा ये संपाती रेखाएं को प्रदर्शित करता हो। तो पूछा है संपाती रेखा, जैसे संपाती आई ना तो हम समझ लेंगे संपाती मतलब तीनों बराबर। संपाती मीन तीनों बराबर। क्या तीनों बराबर? आप कहेंगे सर a1/a2 बराबर में होगा b1/b2 बराबर में होगा c1/c2। यदि तीनों ये बराबर होता है तभी संपाती होता है। हमें पता करना है k का मान, तो k किसके किसके बीच में है। मैं एकदम सीधा, आप यहां पे आइए, तो x का गुणांक कितना, यहाँ पे 3। समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है 3, और समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है 6, बराबर लिखिए। समीकरण 1 में y का गुणांक कितना है -1, -1 है नहीं, कुछ तो -1, माइनस है तो माइनस, प्लस रहता है प्लस, माइनस का बहुत बड़ा खेल होता है इसमें, याद रखिएगा। और समीकरण 2 में y का गुणांक कितना, माइनस में k। तो आप कहेंगे माइनस माइनस खत्म हो गया, 3 का 3 में 6, 2 बार में, तो बच्चों k बराबर कितना निकल के आया 2। ये है कहीं ऑप्शन में क्या? आप कहेंगे सर है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। क्या कोई बड़ा सवाल था? ये देखने में भले ही लंबा चौड़ा लिख दिया था, लेकिन ये लंबा चौड़ा था ही नहीं, थोड़ा सा समझने का फेर है। बस सीढ़ी इतनी है कि आप लोग समझते कम है। यदि थोड़ी सी भी किसी बच्चों में थोड़ी सी भी बच रहा हो, कुछ थोड़ी सी भी बुद्धि हो ना, इतने में भी काम चल जाएगा। ये हर चीज को समझ ले, इसमें समझने में क्या दिक्कत है, इतने सरल भाषाओं में बताया जा रहा है, फिर भी यदि किसी की बुद्धि नहीं उठ रही है तो फिर अब क्या किया जाए। आगे आते हैं, समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 और 3x - y + में 12 बराबर 0 के आलेख दो सरल रेखाओं। सरल रेखा किसे कहते हैं ये भी समझिए। अब यहाँ पे भाषा बदल दिया, अब यहाँ पे आपको क्या दे दिया, समांतर नहीं कहा, सरल कह दिया। सरल का मतलब सीधी रेखा, दो सीधी रेखा। तो ये क्या बनी, रेलवे लाइन बनी, रेलवे लाइन बनी,
रेलवे लाइन जो आपस में मिलेगी नहीं, सरल रेखा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जब सरल रेखा है तो ऐसी परिस्थिति में कहते हैं कि समीकरण निकाय का दो आलेख सरल रेखा हो जो क्या हो, समांतर है, समांतर ही होगा। केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद क्यों करेगी, क्या कोई सरल करेगी, वो हमेशा क्या होगी, समांतर होगी। या फिर देख लेते हैं समांतर होगी, नहीं ये डायरेक्ट नहीं कह सकते, ये आप भ्रम में नहीं रहिएगा कि हम डायरेक्ट लिख दे समांतर ही होगा, नहीं, डायरेक्ट आप समांतर ना लिखें, आप चेक करिए x का गुणांक कितना है 6, यहां पे समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है 3 बराबर में, समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है -2, समीकरण 1 में y का गुणांक कितना है -1, यहां पे कितना है 9, यहां पे कितना है 12, ये देखना है क्या सब बराबर, 3 दूनी 6, माइनस माइनस खत्म, यहां पे देखिए 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब ये देखिए यहां पे 2 हुआ, यहां भी 2 हुआ, लेकिन यहां 3/4 हुआ, तो 2 तो बराबर हुआ, तीसरा बराबर नहीं हुआ, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, समांतर बनेगा। हम लोगों ने पहले ही कर दिया था, लेकिन ऐसा ना हो, सेटर बहुत होशियार होता है। जैसा कि आप लोगों ने कल देखा था, हम लोगों ने जितने भी आंसर किए सारे हो गए, हम लोगों ने निकाला, पहले 12 निकाला, वो भी ऑप्शन में था, गलत हुआ, 16 निकाला, वो भी ऑप्शन में था, वो गलत हुआ। हम लोगों ने 3-3 ऑप्शन निकाल दिए, तीनों मिल गया, तीनों गलत था, लास्ट में चौथा फिर 4 निकला, चौथा सही हुआ। क्या ये बात सही था? तो इसीलिए इसको अंडर एस्टिमेट करने की आवश्यकता नहीं है, इसको ध्यान से देख लीजिए। युग्म कहते हैं कि x + 2y बराबर में 4, 2x + y बराबर 8 का क्या होगा, एक हल, दो हल, कोई हल नहीं, या अनगिन हल, दो हल की तो बातें नहीं है, कभी दो हल हुआ है नहीं, या फिर तो अनगिनत हल होगा, या एक हल होगा, या कोई हल नहीं, ये हो सकता है, दो हल की तो बातें खत्म है, ये झूठ मूठ में लिख दिया जरूर है, लेकिन हमें उससे क्या मतलब है, हम लोग देख लेंगे। कैसे देखेंगे, x का गुणांक 1 है, यहाँ पे x का गुणांक 2 है बराबर, यहाँ पे y का गुणांक 2 है, यहाँ पे y का गुणांक 4 है बराबर में, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है। देखते हैं क्या खेल हो रहा है, 1/2, 1/2, जब तीनों बराबर हो जाए, जब तीनों बराबर हो जाए तो रेखाएं बनेगी संपाती, संपाती रेखाएं बने, रेखाएं कैसी बनेगी, संपाती रेखा बनेगी, और जब रेखाएं संपाती बनेगी तो उसके अनगिन हल होंगे, बहुत सारे होंगे। कैसेट फंस गया था, कई बार होता ना, कुछ बोलते बोलते बस फंस जाए, तो वहीं पे बस चलते रहता है, तो वही अरे मरे हुए यार, क्लास में सो रहा है तो रे, ठीक है देखो इसको, है दो चरों में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ, बहुत ही मजेदार सवाल है, थोड़ा सा भाषा को समझना है। क्या लिखा है, दो चरों में दो एक घातीय समीकरण, दो चर हैं, दो चर वाले, एक घातीय, दो चर वाले तो एक घात वाले ही होंगे कि 50 घात वाले होंगे, एक ही घात वाले। लिखा एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितनी होगी, एक ही होगा। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी बनेगी तो कितने हल होंगे, सिर्फ सिर्फ एक हल। इसको हिंदी में या दूसरे भाषा में, हिंदी में या दूसरे भाषा में लोग अद्वितीय हल भी कहते हैं। किसी को कोई तकलीफ है क्या, है किसी को कोई तकलीफ? और ये हमारा अगला सवाल बहुत ही जबरदस्त सवाल है। कुछ लोगों ने कुछ से कुछ कहा, क्या लिखा है, x पे घात n+1 का एक गुणक x+1 है। गुणक का मतलब समझते हैं, गुणक का मतलब किसको किसको पता है, गुणक किसे कहते हैं? गुणक का मतलब जैसे कोई भी हम लोग, जैसे हम लोग सपोज करें एक हम लोग द्विघात समीकरण लेते हैं, ठीक है, ये ले लिए, तो इसमें कम से कम दो गुणक निकलता है, इसका निकलता है कि नहीं निकलता है? कम से कम कितने गुणक निकले, दो। ये दो आपस में क्या है, ये दो आपस में क्या है, गुणक है, इसी को गुणक कहते हैं। इसमें पूछा है कि एक गुणक तो ये है, एक गुणक क्या है, x+1 है, एक गुणक, तो n निश्चित रूप से क्या होगा, n क्या होगा, ये देखना है, n क्या होगा, n का मान क्या होगा निश्चित रूप से। निश्चित रूप से ये पूछा है कि n का मान क्या होगा। बहुत ही मजेदार और खास सवाल है, तो विचार करिए n क्या है यहां पे। ये तो सबसे बड़ा सुख की बात ये है कि n x+1 निकालने के लिए हम लोग यदि x पे घात यहां पे 2 रखें तो क्या इसका कोई सूत्र बन रहा है? कोई सूत्र नहीं बन रहा है। इसको हम क्या हल कर लेंगे, इसका कोई निकलेगा नहीं। हाँ, यदि माइनस में रहता तो मौज हो जाती है हमारी। यदि यहां पे माइनस देता,
यहाँ पे माइनस देता तो हम लोग क्या कर दे, इस पे भी स्क्वायर रख देते, इस पे भी स्क्वायर रख देते, फिर कहते a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और हम लोग कह देते, क्या कह देते, क्या कह देते, हम लोग ये कह देते कि हाँ सम संख्या रखने पे हम लोग कह देते एक सम पूर्णांक रखते ना, तब जाके एक गुणक जो होता x प्लस 1 हो जाता, लेकिन यहां माइनस तो है नहीं, ये सबसे बड़ा दिक्कत है, माइनस तो है नहीं, है माइनस नहीं है, कोई बात नहीं है, माइनस नहीं है तो हम जो जानते हैं, कम से कम ये तो हम लोग जानते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू वाला तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट बताइए। ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ये सारे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, कोई बता सकता है? ठीक, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। इस सूत्र को आप नोट कर लें, बस खेल खत्म है। अब कहेंगे हाँ सच में, हाँ सच में यार खेल खत्म है, अब कुछ नहीं है इसमें, सच में यहाँ पे खेल खत्म है। आज थोड़ा सा फेस जो काला दिख रहा है ना, अच्छा सा नहीं लग रहा है, ऐसा होना चाहिए नहीं। मिथुन बाबू समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? वैसे इस गांव से आपका रिलेशन बहुत ही खास है, और समझना चाहिए यहाँ के कुछ लोगों को। सुधरोगे कि नहीं सुधरोगे? यार ठीक है, तो क्या होगा, n की जगह पे क्या रखें, तो कहीं ना कहीं यहां देखिए, n की जगह पे हम लोग एक विषम संख्या 3 रख लें, क्या रख लें 3, और उसके बाद फिर एक पे यदि घात हम 3 रख लें तो किसी को कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना है। सूत्र क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर, आप कहेंगे सर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी होगा, ए बी का मतलब क्या, 1 गुणा एक्स, 1 गुणा में एक्स, प्लस में बी स्क्वायर, बी की जगह पे ये है, तो इसको यदि आप हल करेंगे, और इसको छोड़िए ना, मर जाइए, इसे क्या मतलब है, 1 गुणा कितना हुआ हमारा, x प्लस 1 हो गया, x प्लस 1 हुआ, तो n की जगह पे हम लोगों ने क्या रखा, n की जगह पे 3 रखा। 3 कौन सा पूर्णांक है, कौन सा पूर्णांक है, कौन सा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक है। किसी को कोई तकलीफ है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट सवाल है, और देखते देखते आप लोग इसको कमेंट में बता के जाइए। और क्या कुछ लोगों ने धीमे स्वर में एक कहने का काम किया है कि रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितनी होती है? 50 घात थोड़ी होते हैं, कितने होते हैं, एक ही होते हैं, कितने होते हैं? इसमें तो कोई दम ही नहीं था, और झूठ मूठ में हम लोगों ने फालतू में 1 नंबर प्राप्त किया। और ये थे आज के हमारे 27 सवाल। और यदि आपको कोई भी सवाल बीच में समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार कमेंट जरूर करिएगा, और जरूर पूछ लीजिएगा, आपको उसका समाधान मिल जाएगा। तो ठीक है बच्चों, बने रहे हमारे साथ, अब मिलेंगे फिर कल इसी समय में, अब अगली क्लास में। धन्यवाद।